ललित सिंह पोखरिया जी दिख रहे हैं। ललित जी नमस्ते, आपका स्वागत। नमस्ते, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। चूँकि बीच में बहुत सारी तकनीकी प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि हम लोग इतने आधुनिक नहीं हैं कि टेक्निकल मामलों में इतने, मैं तो नहीं हूँ इतनी स्ट्रांग। और दूसरी बात कि मैं चश्मा लगा के आज आपके सामने बैठी हूँ। कल एक हादसा हो गया कि मेरी बात दिख रहा है, काफ़ी तकलीफ है, तो मैं चश्मा लगा के बैठी कि कम से कम आप लोगों से प्रेजेंटेबल तो हो सकूँ, बात कर सकूँ। तो बहुत बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। कृष्ण गोपाल, विभांशु, वैभव, कृष्ण विभांशु, आपका बहुत स्वागत है। विजय सैनी, बहुत बहुत बधाई हो विजय कि आपने इतना अच्छा काम किया और हम सबको जोड़ लिया है। और मैं पहले भी कह रही थी, बीच में बात मेरी कट हो गई थी, कि मैं जब विजय को देखती हूँ तो वो पुराना समय याद आता है। दुबला पतला लड़का बीएनए में आ करके पढ़ रहा था और आज इतने आगे निकल चुका है मेरे सारे विद्यार्थी। तो मैं जब उन्हें आकाश छूते देखती हूँ तो एक टीचर होने के नाते बहुत खुशी होती है और लगता है कि हाँ भाई, इसमें छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी है। तो आप सबका स्वागत है, अच्छा लग रहा है। ललित सिंह पोखरिया, थैंक यू भाई ललित जी। विभांशु, वैभव नमस्ते, आपका भी स्वागत है। मनीष भंडारी दिख रहे हैं, आपका स्वागत है। और लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। और सबसे पहली बात तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज्ञान देने वाला मंच है। लगातार बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अभी देख रही हूँ, कल परसों की भी बहुत दुखद घटना देखी मैंने। और जब मैं किसी चीज़ को एनालिसिस करने बैठती हूँ तो आपको सच बताऊँ, हम सब जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबके जीवन में संघर्ष है। मुझे ऐसा कोई भी नहीं दिखता कि जिसके जीवन में संघर्ष नहीं रहा हो। और हम सब उबर करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो संघर्षों की तो लंबी गाथा है और उसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं अपनी बात अगर आरंभ करूं आपसे, तो थोड़ी सी बात मैं आपसे करना चाहूँगी और उसके बाद फिर आपसे बात। मनीष भंडारी जी दिख रहे, कुमार शुक्ला, भोले जी दिख रहे हैं और एबनर सादिक जी दिख रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मुझे चश्मे से बहुत दिक्कत हो रही है। क्या बोलूँ, आप सब तो इतने गुणी, इस्टेब्लिश्ड, अपनी अपनी फील्ड में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे आज यहाँ आना था तो लगा कि कुछ अपनी दिल की बातें आपसे शेयर करूँ। और बाकी तो हम लोग एक दूसरे का काम देखते सुनते हैं। मुझे लगता है कि आज से कम 20, 25, 30 साल पहले का जो वक्फा था, जब हमने शुरुआत की थी, ज़िंदगी में संघर्ष तो थे ही, लेकिन शायद जटिलता इतनी ज़्यादा नहीं थी। और अब जैसे जैसे हमारे पास आधुनिक और तकनीकी संसाधन आते जा रहे हैं, ज़िंदगी भी उतनी ही क्लिष्टतम होती जा रही है। तो मैं जब इन चीज़ों को बटोरने बैठती हूँ तो लगता है कि हाँ भाई, कहीं जीवन में सरलतम होना बहुत ज़रूरी है। चाहे भरत मुनि का आप नाट्यशास्त्र पढ़ लें, तब भी उन्होंने साधारणीकरण और सामान्यीकरण की बात करी है। तो सामान्य होना, साधारण होना, सरलतम और सहज होना, ये बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। और शायद हम लोग यहीं से भागते जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप देखें तो आज वर्तमान समय की जो प्रक्रिया है ना, वो उसमें बहुत बदलाव आया है। हम सब अपने अपने पुराने दिनों को याद करें तो वो दिन कैसे थे। हमें आगे बढ़ना था, हमें बढ़ना था, अपने लक्ष्यों को पाना था और हम सब ने अपने अपने लक्ष्यों को कमोबेश पाया भी। महत्वाकांक्षा थी, लेकिन अति महत्वाकांक्षा नहीं थी। मैं आपको एक बात बताऊं, जीवन में बहुत विपरीत चीज़ें देखी हैं, लेकिन शायद संस्कार थे कि कभी मैंने अपने चेहरे की मुस्कुराहट ख़त्म नहीं होने दी। और कोशिश यही की, जो मेरा मानना है कि जो गम है, जो आंसू है, वो बेहद निजी संपदा है आपकी। और हंसी जो है, सुख बांटना, वो सबके साथ बांटिए। तो ज़िंदगी में बहुत ऐसे मेरे ख़राब मोमेंट्स आए जब मैं बिल्कुल हिल गई थी और मुझे लगा था कि शायद जीवन मेरा यहीं पे समाप्त हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन उन मोमेंट्स में मुझे चार्ली चैपलिन याद आए।
जो कहते थे कि जब बरसात होती है तब मेरी आंखों से आंसू झरते हैं, आंसू कोई देख ना सके। और आप यकीन मानिए मैंने बहुत कम समय में ये चीज़ अपना ली थी। जब मैं बात अपनी शुरू करती हूँ, थोड़ी सी बात अपनी भी होगी तभी शायद आप तक पहुँच पाऊँगी, क्योंकि हमारे और आपके सुख दुख ज्ञान संवाद एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं, इतने इंटरलिंक्ड हैं कि शायद मेरी बात आप समझ सकेंगे और आपकी बात हम समझ सकेंगे। मुझे और भी लोग दिख रहे, कुसुम पांडे दिख रही हैं, सबका स्वागत करती चलती हूँ। बात मैं वहाँ से करती हूँ, एक नन्ही मुन्नी मासूम सी लड़की बहुत सारे सपने ले करके और डॉक्टर बनना चाहती थी और बायो में बहुत अच्छी थी, टॉप करती थी। और सडनली जब इंटर का परिणाम आया और कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी तो अचानक माँ चल बसी। इतना बड़ा झटका आया, 2 छोटे भाई बहन और पापा चूँकि ऑडिट ऑफिस में थे, एजी ऑफिस में तबादला होता रहता था और मेरी ज़िंदगी बदल गई। एकदम कच्चे मन पर यह प्रभाव पड़ा कि आखिर मरने के बाद लोग चले कहाँ जाते हैं, माँ कहाँ गई होंगी, और एक खोज शुरू हुई। मुझे लगता है शायद मेरी दिशा वहीं से बदली और मैंने एकदम से फ़िलॉसफ़ी ले ली, इंग्लिश फ़िलॉसफ़ी और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद फिर ज़िंदगी ने करवट बदली और मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया, इसलिए कि चाचा जी रहते हैं, 2 छोटे भाई बहन हैं, तो और स्थायित्व रखने के लिए हम लोग लखनऊ आ गए। लखनऊ आने के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग कलाकार हैं, कला के फील्ड से काम करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, लेकिन कोई नियंता है जो हमारी स्क्रिप्ट लिखता है जो हमें बिल्कुल पता नहीं। और ऐसे ऐसे ड्रास्टिक चेंज लाइफ में आए और आई। फिर इसे पोस्ट ग्रेजुएशन किया फ़िलॉसफ़ी में। और मैं ज़रूर उन लोगों का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने मेरी जीवन की दिशा बदलने में पताका का, एक ध्वज का काम किया है। डॉक्टर रूपरेखा वर्मा जी हेड ऑफ़ द फ़िलॉसफ़ी थी उस समय, और मैंने अपनी पीएचडी एनरोल कर दी थी इंडियन फ़िलॉसफ़ी में। और उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे अंदर इतनी प्रतिभा है, कला के बारे में जानती हो, यूनिवर्सिटी में हम लोग इस तरह के काम किया करते थे और क्या करोगी? तो देखो इन सब चीज़ों में भी देखो। गर्मी की छुट्टियां थी तो मैंने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं, और मैं अपना एनरोलमेंट करा करके आ गई। और मेरी छोटी बहन की सहेली के भाई थे, वो आए एक दिन फॉर्म ले करके। मैंने पूछा भैया ये क्या है? तो बोले ये बीएनए का फॉर्म है। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी बीएनए क्या चीज़ है। मैंने पूछा बीएनए क्या है? तो बोले वहाँ पर एक्टिंग और डायरेक्शन इस तरह का पूरा कोर्स कराया जाता है। तो हमने समझिए लपकते हुए उनके हाथ से फॉर्म छीन ही लिया। मैंने कहा मुझे दे दो भैया। तो बोले भाई लास्ट डेट आने वाली है, मैं इतनी दूर से साइकिल से लेके आया हूँ। हमने आप तो साइकिल चला लेते हैं, मुझे तो वो भी नहीं आती, आप हमें दे दो, आप दूसरा ले आना। और नियति का चक्र देखिए, मैंने वो फॉर्म भरा, पूछते पूछते पहुँची बीएनए। उस समय बीएनए लखनऊ के महानगर में हुआ करता था। और मैं गई, मैंने भर दिया, मैंने इंटरव्यू दिया। इससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूं कि मेरी ज़िंदगी में केवल 2 नाटकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी इलाहाबाद में, क्योंकि बचपन से बाल भवन जाती थी, वहाँ पर सूर्या अवस्थी जी थी। तो एक बहुभाषी रंगमंच हुआ करता था इलाहाबाद में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चित्रा एक बहुत अच्छा नाटक होने वाला है, क्या तुम उसमें रोल करोगे? मैंने हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। बाल सुलभ जिज्ञासा और ऊर्जा का तो अपार भंडार था ही। मैंने कहा हाँ करूँगी। और उस समय एनएसडी से पास आउट होके आई थी नंदिता श्रीवास्तव, अब तो स्वर्गीय हैं, वो नहीं है दुनिया में। तो उन्होंने किया, और बोइंग बोइंग जिसे लखनऊ में पंछी जा के नाम से भी खेला गया, और उसमें एयर होस्टेस की भूमिका मिली। ज़बरदस्त कॉमेडी थी वो, और वो नाटक इतना सुपर हिट हुआ और लोग एकदम से जान गए कि भाई कोई चित्रा है लड़की, और बहुत तारीफ हुई मेरी अभिनय की। फिर एक दूसरा नाटक गोदान खेला गया, उसमें बहुत छोटा सा रोल सिलिया का मिला, उसमें बहुत रोना धोना था, उसमें मैं रोई धोई थी, लेकिन मेरे अंदर आग लगा दी, जिसकी वजह से वो फॉर्म मैंने झटका। और फिर बीएनए गए, बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू हुआ। मैं तो राज साहब को पहली बार जान पाई थी, आदरणीय पद्मश्री राज बिसारिया जी, मैं नहीं जानती थी। और भी बड़े बड़े दिग्गज थे जिनको मैंने बाद में जाना कि कितने महान दिग्गज लोग मेरे सामने बैठे थे। वो कहते गए और मैं इनोसेंटली करती गई। एक सवाल पे राज साहब बोले
कि आप तो पीएचडी कर रही हैं, तो मैं फ़िलॉसफ़ी में किया है, थिएटर में क्यों आना चाहती हैं? ये वो सवाल था जिसने मेरे अंदर की पूरी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करके और मैं एकदम बोल पड़ी कि सर मेरे अंदर बहुत कुछ उमड़ता घुमड़ता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं उसको कैसे संप्रेषित करूं। मैं भाषा ढूंढ रही हूं, पता नहीं हो सकता है थिएटर ही वो मेरी भाषा बने जिससे मैं अपनी बात कह सकूं, अपना संप्रेषण ढूंढ सकूं, अपनी निज भाषा देख सकूं, तलाश कर सकूं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाइए, जब होगा रिजल्ट तो बता दिया जाएगा। और फिर तब तक मेरे अंदर ज्वालामुखी जलता रहा और पता और ये सन 1983 की बात है। 83 में मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी में आई। मैंने 2 साल अपना डिप्लोमा लिया और एकाग्रचित्त फिर मैं दुनिया भूल गई थी। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे आने वाली बातें शायद इसी से लिंक्ड होंगी। मुझको देख करके घड़ी में क्लास चित्रा ने कह दिया हाँ 10 बजे हैं, तो 10 बजे हैं और मैं लखनऊ के ठाकुरगंज से आती थी महानगर, बहुत दूरियां थी उस समय, रिक्शे से आती थी। बहरहाल तो उसने मेरी ज़िंदगी बदली और मैंने टॉप किया। और हमारे समय में जो लोग टॉप करते थे उनको 1 साल की थी और इंटर्नशिप में मुझे इतना रुझान हुआ भारतीय नाट्य साहित्य की तरफ कि मैंने क्लासिकल एंड मॉडर्न इंडियन ड्रामा में अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की। इंटर्नशिप वो दौर था जिसमें हमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में सामंजस्य बनाए रखना होता था और बहुत पढ़ने का मौका मिलता था। और जब प्रोडक्शंस होते थे तो उसमें भूमिकाएं भी करने को मिल जाती थी और बैक स्टेज का तो बहुत सारा काम। तो एक तरह से उसमें समन्वयक की भूमिका, कम टीचर कम स्टूडेंट, बहुत सारी चीज़ें, वो सब करते करते सन 1986 आया और गर्मी की छुट्टियां आ गई फिर से। तो इन गर्मी की छुट्टियों का भी बड़ा महत्व है। और इस गर्मी की छुट्टी में मुझे एक सीरियल मिला फरमान इलाही साहब का। मैं मुंबई चली या मोहन भंडारी वगैरह थे, वहाँ पे काम किया और एक फ़िल्म मिली मुझे माटी। उसमें मैंने लगभग 2-3 सीन किए होंगे कि हमारे परम आदरणीय राज बिसारिया जी का फ़ोन आया कि भाई चित्रा कहाँ हो? मैंने कहा मैं मुंबई में हूँ सर। डरते डरते बोली तो बोले भाई मैंने तो घोड़े तैयार किए हैं और फील्ड में छोड़ दिए हैं, आप देख लीजिए, यहाँ तो वॉन्ट्स निकली हैं। मैं ताबड़तोड़ कूदते फांदते सब छोड़ छाड़ करके वहाँ से यहाँ आई और यहाँ आकर के मैंने फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया। 3 बार मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरे साथ और बहुत सारे दिग्गज लोग थे और मुझे क्लासिकल एंड मॉडर्न इंडियन ड्रामा पढ़ाने को मिल गया। ये थी एक छोटी सी संक्षिप्त यात्रा, लेकिन इसके साथ बात जो मैं अब कहना चाह रही हूँ, मैं कहीं भी दिग्भ्रमित नहीं थी। मैं जब मुंबई गई मैंने वहाँ जा कर के अपने को उस फ्रेम में रख कर के देखा। अपनी जो हर आदमी की एक मॉडस ऑपरेंडी होती है, काम करने का तरीका होता है, सोच का तरीका होता है। मैं बहुत खुशकिस्मत थी शायद इसलिए कि इतने बचपन से इतने संघर्ष झेले थे और मैं ये बात बिल्कुल बहुत स्पष्ट और बहुत सख्ती से कहूँगी कि मेरा कोई भी गॉड फादर नहीं था। मैंने ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ झेली हैं और उनसे कैसे बच के निकली हूँ हर लेवल पर। आप समझ सकते हैं का मतलब हर लेवल पर। और जब डीएनए आई तब मुझे आदरणीय राज बिसारिया जी का सर पे हाथ मिला। और तो मैं जो बात कह रही थी कि इन सारे संघर्षों ने मेरी जो अंतर्दृष्टि थी वो बहुत पैनी और बहुत साफ कर दी थी। क्षमा कीजिएगा, एक घूंट पानी पी लेती हूँ। और मैंने तय कर लिया था, शायद भावनात्मक तौर पर भी और बहुत ही व्यवहारिक तौर पे भी, कि मैंने जो कुछ सीखा है, अब मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी मैं कह सकती हूँ क्योंकि लोग कहते थे और ख़ुद को भी पता चलता है अपना स्वतः मूल्यांकन जो करना होता है। मैंने बहुत प्लेस किए। खैर के दौरान का भी मैंने मौका ढूंढा और किया तो मुझे पता चल गया था, लेकिन मैंने तय कर लिया कि नहीं चित्रा, तुम्हारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। ऊपर वाले ने भी मौका दिया और तुम्हारे लिए सोच का समय है। मैंने तय किया कि नहीं, मैं पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि अभिनय निर्देशन तो ये मैं जब चाहूँ तब कर सकती हूँ, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को कौन पढ़ाएगा? कभी शायद क्लास में राज साहब ने एक बार ऐसे ही कह दिया था। हमारे और भी टीचर्स थे, श्री हेमेंद्र भाटिया जी, रवि के
के साथ होती थी और हमारे यही 2-3 टीचर्स हुआ करते थे। कक्कड़ साहब आते थे, KN कक्कड़ जी, नाट्य शास्त्र पढ़ाने। तो बातों बातों में जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें आपके दिलो दिमाग में पकती रहती हैं और एक समय आता है जब आपको निर्णय लेना होता है। तो ये निर्णय था, मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाऊँगी और आजीवन। और यकीन जानिए कि इस निर्णय ने मुझे कभी पीछे झाँकने का मौका नहीं दिया, मुझे कभी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं हुआ जीवन में। और मैं ये बात कहूँगी कि वो चित्रा जिसने गैरेज में रहकर अपनी ज़िंदगी शुरू की थी, चवन्नी चवन्नी जोड़ करके हमने उसका नाम रखा था हवेली, और उस गैरेज नुमा हवेली में हमारा पारिवारिक जीवन आगे बढ़ा। मेरी बेटी वहाँ पैदा हुई। उस कोठरी के बहुत सारे लोग गवाह हैं, सुशील भोले जिन्होंने मुझे अपनी बहन मान लिया था, और स्वामीनाथ पांडे हैं, शिव हैं, मैं किसका किसका नाम लूँ मुझे माफ़ कीजिएगा जिसका नाम छूटे। और इन सब से मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, संघर्ष देखे। और इस BNA ने मुझे आज जहाँ बिठाया है, अगर मेरा थोड़ा सा नाम है या आप सबकी नज़रों में मेरे काम की थोड़ी बहुत इज्जत है, या जो मुझे सरकार ने अवार्ड दिया है, या जो भी उपलब्धियाँ हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे BNA की वजह से है। इसलिए कैसी भी विपरीत परिस्थिति रही हो, BNA, जैसे हम सब BNA वाले कहते हैं, BNA इन माई DNA। तो और मैं वास्तव में ये बात कहूँगी, इस पूरी दिल की सच्चाई से ये बात कहती हूँ कि मरते दम तक, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, चाहे एक छोटे से बिंदु से लेकर के बड़े विस्तार तक, मैं अपने BNA और अपने BNA के स्टूडेंट और वहाँ से जुड़े हुए लोगों के लिए हमेशा हमेशा नैतिक तौर पर, मानसिक तौर पर और किसी भी और व्यवहारिक तौर पर उनसे जुड़ी हूँ और उनके लिए काम करती रहूँगी, जो मेरे सीमा में है, जो मेरे अंतर मन में है और जहाँ तक मेरी उनसे संबद्धता है। दूसरी बात ये कहूँगी कि मेरे BNA से निकले हुए इतने सारे लोग, चाहे वो राजपाल यादव हो, नवाजुद्दीन हो, मुनीर सप्पल हो, राकेश यादव हो, राकेश श्रीवास्तव जी हो, विजय कुमार सैनी हो, मैं किसका किसका नाम लूँ, मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे दिख रहे हैं, प्रवीण चंद्रा हमारे लखनऊ, बट यू आर वेरी लविंग, थैंक यू। तो मैं इन सब को जब देखती हूँ, और सच पूछिए मुझे औरों का नहीं मालूम, लेकिन जब मैं इन्हें उपलब्धियाँ छूते देखती हूँ ना, तो बस लगता है कि इनकी उपलब्धियों में छोटा सा हिस्सा मेरा, और दिल से इतना आशीर्वाद निकलता है, इतना मतलब संतोष होता है कि लगता है कि इन सब को मैंने कहाँ से देखा था और पर जा चुके हैं। राम मेहर जांगरा जांगरा, थैंक यू सो मच, स्वागत है। सुशील शर्मा जी, शशि शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोहित सिंह राजपूत, लव यू, बाय बाय, सी यू। तो मैं बात कर रही थी और अब आती हूँ विषय की तरफ, क्योंकि विषय भी दे दिया है, तो मुझे लगता है कहीं ये जो हमारी बात है ये किसी गोष्ठी की तरह ना हो जाए, ये हमारी बड़ी आत्मीय और अंतरंग बात है। और प्रवीण चंद्रा, मैं सॉरी मैं पढ़ नहीं पाई, मेरा सौभाग्य है कि BNA का स्टूडेंट ना होने के बाद भी मैं आपके सानिध्य में काम करके कुछ सीखा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम इतना मानते हो। अरुण चित्रा जी नमस्कार, अरुण शेखर नमस्कार। तो मैं अपनी बात कर रही थी कि देखिए, आज कोरोना आया और हम सब 2-2.5 महीने से घरों में कैद हो गए। बहुतों को लगता होगा कि शायद चित्रा जी ये बात जब कहेंगी तो जाहिर सी बात है, नौकरी में है, सैलरी मिल रही होगी, लेकिन क्राइसिस का जिक्र यहाँ पे मैं ना ही करूँ तो अच्छा है, लेकिन क्राइसिस हर एक की ज़िंदगी में है। देखिए, अभी भी मैं क्राइसिस में बैठी हूँ, बिल्कुल इस आँख से कुछ नहीं दिख रहा, तो मुझसे बहुत लोग छूट भी जा रहे हैं, लेकिन बस इतनी सी बात से शुरुआत करती हूँ कि कहीं ना कहीं आप देखिए, क्या हम लोग जो बात शुरू में कहती कि सहज रह पाए हैं क्या? हमने जानबूझ करके बहुत सारी क्लिष्टता, चाहे वो मजबूरी में आई हो, चाहे हमारे रहन सहन परिवेश से आई हो, हमने उनका समावेश अपनी ज़िंदगी में कर लिया है। अब करना ज़रूरी भी था। हम थे तो हमारे पास मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, तब भी संवाद थे ना, हम एक दूसरे से मिलते थे, जाते थे बेधड़क, कि किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होती थी, पहुंच गए, मिले, बातचीत की, और अगर कोई मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो लौट आएंगे। अब हम फ़ोन करते हैं, अपने सगों को फ़ोन करते हैं, भाई तुम हो, बहन तुम हो तो हम आ जाएं, दोस्त में से भी। तो
मैं जो बात कह रही थी कि हमारी ज़िंदगी में जो एक दूरियां बनी हैं, कहने को ज़रूर है कि टेक्निकल चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, हम स्वाइप पे आ जाते हैं, हम ज़ूम ऐप पे आ जाते हैं, हम मोबाइल पे आ जाते हैं, फिर दुनिया भर की और टेक्निकल चीज़ें अब से तो हम बहुत दूर हैं। पर्सनली मैं बहुत इस चीज़ को महसूस करती हूँ और कहीं ना कहीं आप पता नहीं मेरी बात को कितना सत्य मानेंगे कितना नहीं, बहुत सारा दिखावा संबंधों में भी आ गया है और भावनाओं में भी आ गया है। बड़ी नीट एंड क्लीन एंड पॉलिश्ड भावनाएं आ गई हैं। हम डरते हैं कि हम ऐसा कहेंगे तो पता नहीं वो कैसा समझेंगे, तो हम अपनी बातों को बड़ा चाशनी में लपेट के और चांदी के वर्क में लपेट करके बात करना सीख गए हैं। और या फिर हम इतने ज़्यादा ब्लंट हो गए हैं कि हमें लगता है शायद ये मेरा जो स्टाइल है ये बहुत, आजकल मैं सुनती हूँ, युवा जनरेशन में भी सुनती हूँ। नहीं, प्लीज़ अपने मन के पट खोलिए और मन की सात्विकता से एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करिए। हम बात करते हैं कि वर्तमान समय की जो जीवन प्रक्रिया है, आप खुद देखिए, मैं क्या बताऊं, वर्तमान समय की जीवन प्रक्रिया बेसिकली अगर आप देखें तो किन चीज़ों पर टिकी हुई है। कभी गौर किया है हमने, जब हमारे पास काम था, जब हम घर नहीं बैठे थे तो सुबह निकल जाते थे, जिसकी जैसी भी ज़िंदगी में जितने भी परिवार में लोग हैं सब ने जल्दी जल्दी अपना काम किया। इवन मैंने भी सुबह जल्दी जल्दी 9 बजे 10 बजे काम समेटा, ताला लगाया, छूट टूट पटांग जो भी भाग लिए काम पे जाने के बाद सिर्फ काम और काम और काम, और फिर शाम को थके हारे लौटे तो ये लगा कि बस 2 जून की रोटी बनाओ, कुछ करो, क्योंकि अगले दिन काम पे अपने अपने संबंधित काम पे जाना है और उसकी जो भी प्रिपरेशन करनी, जिसका जैसा भी प्रोफेशन हो। अगर आप फिल्मों में काम कर रहे हैं तो शूटिंग पे जाना है, पढ़ाना है तो पढ़ाने की तैयारी करनी है, नौकरी पे जाना है तो नौकरी की। और क्या हुआ, जो जीवन का रस था वो धीरे 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 बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है। और अब क्या हो रहा है कि इसके जस्ट अपोजिट एक कॉन्ट्रास्ट आया जिसने हम सबको घर पे बैठा। घर पे बैठने में शुरू में तो बहुत अच्छा लगा कि भाई हम सब ने सोचा था कि थोड़ा आराम मिले घर पे बैठे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सबकी अलग अलग समस्याएं ज़रूर थी, लेकिन घर पे बैठना ये जो हमारे लिए बहुत ही जहर जैसा बनता चला गया। जब हम बैठे हैं तो घर पे बैठे हैं तो एक डायलेमा की स्थिति सी बैठ गई है। घर पर बैठे हैं क्या करें, और जब भाग रहे थे तो लगता था घर पर बैठे तो कुछ करें जो हम नहीं कर पा रहे थे। मेरी बातें आप समझने की कोशिश करिएगा कि इस समय जाहिर सी बात है कि हर तरह की क्राइसिस है। काम धंधे बंद हो चुके हैं। मुझे आप लोग के फील्ड की भी, जो लोग फिल्मों से जुड़े हैं, सीरियल से जुड़े हैं, 3-3 महीने बाद पैसा आता है और वो भी एक तरह से बिल्कुल रोटेशन रुक गया है। जो लोग किराए पे रह रहे हैं उन्हें किराया देना है, घर का काम करना है, बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाना है। सारी चीज़ें अपनी जगह पर बिल्कुल सब उससे जूझ रहे हैं, लेकिन करें तो क्या करें, हम कर क्या सकते हैं भाई। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, एक समय वो भी था ना जब आप अपना स्ट्रगल याद कीजिए, जब आपके पास कुछ नहीं था। कोई कहता था मैंने स्टेशन पर चने खा के गुजारे, कोई किसी ने बताया कि वो कैसे जुहू पे चले जाते थे और वहाँ से कुछ चीज़ें मिलती थी, वहाँ से बटोर के लाते थे। बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनसे हमने अपने उस स्ट्रगल के पीरियड को संभाला और संभाल के आगे बढ़े। आज कमोबेश, देखिए कमोबेश बात इसलिए कह रही हूँ कि उतने दिनों में, उतने 10, 12, 14, 15 सालों में हमने कुछ तो ऐसा कर लिया है कि आज हम मानसिक तौर पे अगर नहीं हिलते हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं, तो ज़िंदगी चल रही है। इतना तो कुदरत ने हमें दिया है। ठीक है, बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं, लेकिन कुदरत ने इतना तो दिया है कि हम मन को अपने स्ट्रांग रख सकते हैं। देखिए सारा मामला मन का है, और अगर दुनिया हिल जाती है, ज़िंदगी हिल जाती है। आलोक पांडे, प्रणाम मैम। मैंने अपने जीवन का पहला नाटक आपके निर्देशन में किया था। आप प्रयागराज में बाल भवन के लिए बीएनए की वर्कशॉप में आई थी, उस वर्कशॉप में नाटक तैयार हुआ था। थैंक यू आलोक, बहुत सारी यादें हैं, अगर मैं उन्हें बटोरने बैठूंगी तो पता नहीं कितना लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन शुक्रिया आप लोग को ये सारी बातें याद है। एक सेशन अलग से करेंगे कभी। अभी जो मैं बात कह रही हूँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो मन एक ऐसी चीज़ है, मैं अपनी बात आधा है ना, वही बात आपसे ये बात कह सकता है कि जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, इतनी जगह मैं टूटी हूँ, बिल्कुल लगा कि अब
अब शायद अगली सांस नहीं ली जाएगी। डिप्रेशन जैसी चीज़ भी हुई, लेकिन मैंने डिप्रेशन को औरों के माध्यम से इतने अच्छे तरीके से समझा कि मैं लगातार ये भी समझती जाती कि चित्रा अब तुम इस तरफ जा रही हो। और मैं लगातार 2 प्रोसेस से गुज़र रही थी। एक तरफ वो पीड़ा का प्रोसेस था, दूसरी तरफ उस थेरेपी का प्रोसेस था जो मैं खुद अपने आप को दे रही थी। आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन शायद मुझे मालूम है आप सब ने इतना पढ़ा है, लिखा है, जीवन में इतनी तरह की चीज़ें व्यावहारिक तौर पे देखी, मैं थी और धीरे-धीरे मैंने उसे अपने आप को निकाल लिया। किसी को पता नहीं चला। आज आपके सामने बिल्कुल सच्चाई से इसे स्वीकार कर रही हूँ, वो दौर आया था। और उस दौर को मैंने किसी तरह निकाला और बस मैं जब आज से करीब 25 साल पहले नाटक कर रही थी। देखिए, हमारी ज़िंदगी नाटकों की है। नाटक में बहुत सारे किरदार जिए और मैं इस बात को यहाँ पे रोक करके अगली बात मैं सुशांत की ला रही हूँ कि मैंने उसकी छिछोरे देखी थी और उसमें वो किरदार उसने निभाया था जहाँ पे वो अपने बेटे को पूरी शिक्षा देता है, उसे निकालता है डिप्रेशन पे। और रियल लाइफ इतना अंतर आया कि आज वो होनहार लड़का हमारे बीच से सुसाइड करके चला गया। मैं अपनी बात कह रही हूँ कि हमें अपने चरित्र जो हम निभाते हैं वो सिर्फ निभाने तक की प्रोडक्शन प्रोसेस तक मत रहिए, उसे कितना आप जीवन में उतारते हैं। नेगेटिव शेड से भी सबक लीजिए और पॉजिटिव शेड को भी अपने अंदर डालिए। तो मैं बात कर रही थी संध्या छाया की। पुनीत अस्थाना जी के निर्देशन में वो नाटक था। मेरे ही घर में रिहर्सल होती थी। मेरी बेटी 2 साल की थी तो हमारे आंगन में रिहर्सल होती थी और उसे करते करते मैं इतनी कम उम्र में इतना बड़ा रोल निभाया। बहुत तारीफ हुई थी, लेकिन उसका एक सेंटेंस आप यकीन जानिए मेरे जहन में चिपक गया और आज तक वो मेरे लिए मूल मंत्र है। उसने कहा था, नानी कहती है कि सुख कहीं नहीं है, सुख मान लेने में सुख है। तो बस अगर आप सोचिए, फिर मैं इसकी विवेचना करने लगी और इसकी विवेचना मैंने व्यवहारिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पे की और कृष्ण का गीता भी इससे जुड़ती गई और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी और मैंने लिखा, इस लिखे हुए कोट को बार बार कागज़ पे लिखा। सुख कहीं नहीं है, सुख मान लेने में सुख है। और वो मेरे अंदर एकदम से, जैसे कहते हैं बल्ब जल जाता है, वो उस तरह से उसने मुझे क्लिक किया। आज आप यकीन जानिए मुझे हर चीज़ में सुख नज़र आता है। मेरे साथ जो चीज़ें मेरे जीवन से चली जाती हैं, जिन चीज़ों से मेरा डिटैचमेंट हो जाता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत लोगों को खोया है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहती हूँ ये जीवन की प्रक्रिया है। हम अकेले पैदा हुए थे, 30, 22, 25 साल की उम्र में बहते हुए तिनकों की तरह रिश्ते भी आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। फिर प्रवाह एक ऐसा आता है, धारा ज़िंदगी में आती है कि वो तिनके आपके इर्द गिर्द से निकलते हुए कहीं कहीं और दूर चले जाते हैं। ऐसे ही रिश्तों के साथ होता है, तनाव होता है, लेकिन जीवन तो बहने का नाम है। और फिर आपको पता है कि आप बहते हुए आखिरी समुंदर में जाकर मिलेंगे। शायद उसी को हम लोग निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, अंतिम सत्य मानते हैं, जो मृत्यु है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु हर समय आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। हम इस क्षण में भी अपने मृत्यु को ही जी रहे हैं। तो फिर किस बात का डर है? जो होगा वो होगा। फिर मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की भी कहानी याद आती है। वो कथन याद होता है कि जो हुआ वो बहुत अच्छा है और जो नहीं हुआ वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और आपको लगेगा कि ये कोटेशंस हैं, नहीं। जब ज़िंदगी में उतारते चलेंगे तो ये कोटेशन ध्वनित होते हैं, प्रतिध्वनित होते हैं और ये बिल्कुल सच रहे हैं। तो मैंने ज़िंदगी में उतारा। अब मैं आप लोगों से भी, मेरे सामने इतने दिग्गज लोग बैठे हुए हैं जो बहुत सारी बातें कह रहे हैं। उग्रसेन तंवर, विजय के सैनी जी को साथ सीरियल प्रगति को हम 5 में आपके निर्देशन में अभिनय किया। आप शानदार हो, थैंक यू, शुक्रिया। मैं नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करती हूँ। इस समय मैं बिल्कुल भी खुद को केंद्रित कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ आकर के वाकई विजय सैनी ने मुझे ऐसी जगह डाल दिया है कि इतनी सारी बातें हैं और मैं कहाँ से अपनी बात करूँ और बातें आपसे कहूँ। आज के लिए जीवन की शक्ति को अब हम कैसे बना के रखें, क्योंकि मैं छोटे में अपनी बात समाप्त करूँगी। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं कमोबेश वो सब जानते हैं। मैं सबको बहुत बहुत
शुक्रिया करूँगी। संध्या छाया शानदार प्ले था, मैंने देखा। अरुण शेखर, थैंक यू अरुण, थैंक यू। आप सबकी प्रतिक्रिया बना देती हैं। और एक बात, बहुत अच्छी बात मेरे मुंह से निकल गई देखिए, जो बात मैं सबसे पहले कहना चाहती थी, अच्छा हुआ कि मैं अब कह रही हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी उम्र को नहीं मानती। उम्र एक ऐसी चीज़ है, आप पैदा होते हैं और हर पल आपके साथ जुड़ती चली है। देखिए, जो मैं करती हूँ ना वो मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल सच्चाई से, गॉड प्रॉमिस, झूठ नहीं बोलूँगी। शायद वही मेरी जिंदा दिली का और मेरी मुस्कुराहट का राज, कि मैं अपनी मुस्कुराहट किसी भी मूल्य पर नहीं खो सकती, और ना ही किसी को यह हक दूंगी कि वो मेरी मुस्कुराहट मुझसे छीने। तो मैं बात वहाँ पर आ रही थी कहने के लिए कि आप सबसे पहले तो अपनी उम्र को डिनाई करना सीखिए। देखिए, इसका कतई ये मतलब नहीं कि आप अपनी गंभीरता खो दें, अपने लक्ष्य से भटक जाएं, नहीं। अमृता प्रीतम की कहानी पढ़ रही थी कि आंकड़ों पे गिनने वाली उम्र आपके सर पर चढ़ के बोलती है, और वो आपको बहुत नीचे की तरफ घसीटती है, क्योंकि आप कहेंगे अरे मैं तो 50 साल का हो गया, अरे मैं तो 40 साल का हो गया, अभी मैं ये नहीं कर पाया, अभी मुझे वो करना बाकी है। जाहिर सी बात है, जीवन लक्ष्य लेकर के चले हैं तो चीज़ें करनी भी ज़रूरी हैं, लेकिन अभी बस मुझे ये कहना है कि सबसे पहली तो अपनी उम्र को यानी उम्र को मत चढ़ने दीजिए। तब क्या होगा कि आपके अंदर जो एक युवा एनर्जी है वो लगातार सतत प्रवाहित होती रहेगी। आसपास के युवाओं को देखिए, और अपने अंदर का भी जो बच्चा है उसे कभी मत मरने दीजिए, उस युवापन को बनाए रखिए। उम्र तो आनी है, वो हम सब की आई, बहुत ही ग्रेसफुल हम एजिंग करें, ये तो बेहतर बात है, लेकिन अपनी सोच को हमेशा युवा बनाए रखिए। जब आपकी सोच युवा रहेगी तो आप अपने आसपास के युवाओं के साथ बैठ सकेंगे, उनसे बात कर सकेंगे। और ये बात मैंने खुद सीखी है कि जो आपका युवा वर्ग है, चाहे वो आपके बच्चों के रूप में हो, आपके स्टूडेंट के रूप में हो, आपके तमाम छात्र हों, जब आप वर्कशॉप करते हैं उनको सुनना सीखिए। वो इतनी नई नई चीज़ें लेके आते हैं। जैसे मैं तकनीक में बहुत पारंगत नहीं हूँ, लेकिन मैंने सीखना शुरू किया और मैं उस काबिल अपने को बना रही हूँ। तो मुझे तो लगता है कि अभी मुझे कम से कम 70 साल ईश्वर और दे दे इसी तरह एनर्जी का, तो मैं इतनी चीज़ें छूट गई हैं मुझसे, मैं उन्हें सीखूं और उन्हें करूं। एक लालसा है, जिजीविषा है। तो सीखने की जिजीविषा की बात मैं कह रही थी। तो एक तो अपने मन की जो युवापन है इसको बनाए रखिए, ये आपको बहुत आगे ले जाता है, ले जाएगा। आपको बहुत सारा पढ़ने की लालसा है। अभी हम घर पर बैठे हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी तंगियाँ हैं, हर तरह की तंगी। मैं सबसे बातचीत करती हूँ, सबकी समस्याएं मेरे तक आती हैं, जिसको जो कुछ बता सकती हूँ वो करती हूँ। यहाँ पर वो कहने की बातें नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरी सबको यही प्रार्थना है कि देखो, अपने मन को छोटा मत करो। मन स्ट्रांग रहेगा तो आप सब कुछ कर लेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आज की जीवन शक्ति कैसे बढ़ाएं। अच्छी बात यह है कि देखिए, हमारे पास इतनी डिवाइसेस हैं। एक टीचर, एक स्टूडेंट, या एक मेंटर, एक जो भी शिष्य है, अब तो इतने मंच हैं। जैसे मैं आपसे आज रूबरू हूँ तो ये भी तो एक टेक्निकल ही मंच है ना। और मैं देख रही हूँ कि लोगों ने इस तरह के पॉकेट्स ऑन कर लिए हैं। तो सब लोग एक दूसरे को बात करिए कि आइए हम लाइव बैठते हैं, आज इस विषय में बात करेंगे। क्या ही अच्छा हो कि सब बैठ जाएं एक निश्चित समय पर, और जिसकी जो समस्या है कमोबेश उसको हम पूरी कर सके। देखिए, हम कहते हैं अरे उसने ऐसा कर लिया, क्या एक फ़ोन नहीं कर सकता था? लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि अगर 2 महीने, 2.5 महीने या 1 महीने अगर किसी का फ़ोन नहीं आया, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं कि भाई 1 महीने से कहाँ गोल हो, कहाँ हो? हम खुद पहुँचे ना, हम ये उम्मीद क्यों करें कि अगला हम तक पहुँचेगा? तो सबसे पहले अगर कोशिश करें, जो भी संसाधन हमारे पास हैं उसके पास पहुँचने की। अगर हम ये संवाद बना लें तो शायद आधे से ज़्यादा मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। कम से कम जो डरा बैठा है या संकुचित बैठा है वो कम से कम खुलेगा। तो भागते दौर में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं। इस बात को आप माने या ना माने, मैंने अपने अनुभव से तो माना है। रिश्तों में बहुत दूरियां आ गई हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, उसे यहाँ पे क्या बोलूँ, इन्हें गिराना होगा। कंपटीशन काम का हेल्दी
काम का हो, लेकिन आपस में मन की दूरियों का अगर कंपटीशन हो जाए तो ये तो बहुत गलत बात है। और शायद आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख कर के देखिए कि आपके पास शायद कोई ऐसा सच्चा मित्र नहीं है जिससे आप अपने मन की सारी बात कह सकें। मैं नंगा शब्द इस्तेमाल करूँगी कि आपके नंगे सच को कोई जान सके, यकीन हो कि ये बात मेरी जैसे मैंने उससे कही है वो उस तक वहीं तक रहेगी, आगे कहीं नहीं जाएगी। इतने सच्ची दोस्ती अब ख़त्म हो रही है। मैं आज की युवा पीढ़ी को भी देखती हूँ और अपने 20-25 साल, हम शायद इस मामले में बहुत लकी हैं, मैं लकी हूँ कि मेरे चंद ऐसे दोस्त आज भी हैं जो तब बने थे और आज तक पारिवारिक स्तर पर वो दोस्ती कायम है और अब हमारे बच्चों की उनके बच्चों से दोस्ती है। तो हमने दोस्ती की भी पीढ़ियाँ बढ़ाई और वो बरगद बना करके उनको दिया। तो जीवन को अगर सुधारना है तो जो हमारे अच्छे संस्कार हैं, जो मूल्य हमने अपने माता पिता से, अपने बड़ों से सीखे, उन्हें देते चलिए। उन्हें भी देना ज़रूरी है। और वो आएगा कैसे? आपके कहने से नहीं आएगा। बच्चे जब आपको करते हुए देखते हैं ना तो वो अनजाने वो लेते जाते हैं और वो सीधे कॉन्ट्रोडिक्शन करते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपने किया क्या? तो जो जीवन की शक्ति को बनाना, देखिए इसकी कोई दवा नहीं है कि जीवन शक्ति कैसे बनाई जाए। हर इंसान की अपनी प्रेरणा है, अपनी प्रेरणा स्रोत है और उनके नाते वो उन चीज़ों को बनाए। बहुत तेज़ी से नाम मेरे सामने आना है। अनुराग शुक्ला, नमस्ते, थैंक यू, नमस्कार। गोविंद मिश्रा, थैंक यू गोविंद। जीते रहिए, यशस्वी होइए आप सारे लोग। तो इन सारी बातों को देखते सुनते मुझे लगता है कि अब अगर सच पूछिए तो एक सेल्फ स्किल की बहुत ज़रूरत है। देखिए, जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन की बात हम एक समय करते थे। आज मैंने जो कुछ सीखा है मैं उसकी बात आज ही आपसे कहने आऊँगी कि आप जहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, अगर हमने एक्टिंग को चुना है तो एक्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्शन चुना है तो डायरेक्शन कर रहे हैं। जिस भी चीज़ में मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, नहीं, आप सारी स्किल में पारंगत हो। कौन सी चीज़ कब कहाँ आपके लिए मददगार साबित होगी, खूब पढ़िए। और अपनी इसके आज तो इतनी टेक्निकल स्किल आ गई है जो आपको बहुत मददगार साबित होती हैं। तो आप अपनी पहली बात तो घर बैठ कर के जितनी स्किल हैं उन्हें डेवलप कीजिए। ये जो दौर चल रहा है, आगे भगवान करेगा तो सब स्थितियाँ सामान्य होंगी, लेकिन अभी समय है। इसमें पहले हम सोचते थे अरे टाइम नहीं है। देखिए, हर इंसान के अंदर बहुत सारी सूक्ष्म ऐसी चीज़ें हैं जो हम उस समय में नहीं कर पाते थे। लिखने की कला है कि करने की, पेंटिंग करने की, गाना गाने की, कुछ बनाने की, जिनसे हम अपने को चुराते थे, बिल्कुल शर्म मत कीजिए। उन पर आप अपना हाथ साफ कीजिए, रवा कीजिए। आप देखेंगे आपके अंदर इतने हुनर हैं जो कभी आपने ट्राई नहीं किए और उनको वैसा ही अछूता छोड़ दिया था। और जो लोग टेक्निकली स्किल्ड हैं उनके लिए तो कुछ कहने की बात ही नहीं, उनके पास तो तमाम माध्यम है। और आज मैं तो देख रही हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि तरह तरह के वेबिनार्स हो रहे हैं, इस तरह के कॉन्टेक्ट में हम लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो मैं अब आपको कोई ऐसी गूढ़ बात बताने वाली हूँ तो ऐसा तो कोई मंत्र नहीं है। बस दो बातें जो मैंने, एक तो को मल्टी स्किल्ड में अपने को डेवलप कीजिए और एक कम्युनिटी जैसा बनाइए। आप लोग जहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं, हम लोगों ने तो लखनऊ में इस तरह की कोशिश की है कि उसमें एक ऐसी, चूँकि हमारा ये जो तकनीकी माध्यम है, जब जिस तरह से हमने अभी आपसे बात की है, इसमें बनाइए और जो मेंटर हैं वो आएँ और जो इस तरह के युवा लोग हैं वो जुड़ें, अपनी समस्याओं को लेकर के जुड़ें। कम से कम उनसे बातें होंगी तो जो हम दे सकते, और वो भी निःशुल्क, तो हम उन्हें देंगे। कम से कम और कुछ नहीं तो आप उन्हें रचनात्मकता का संबल दे सकते हैं, मानसिक संबल दे सकते हैं। एक दूसरे का चेहरा देख के आप बात करते हैं, यकीन जानिए इतना बल मिलता है। तो इस तरह की छोटी छोटी कम्युनिटी बना लीजिए और उसमें बात कीजिए, उनके करीब जाइए। दोनों तरफ से ये समन्वय स्थापित होगा। जो एक टीचिंग प्रोसेस में आ चुका है, यानी कुछ उसने पाया है, तो वो अपनी बात उन्हें कम्युनिकेट करे। और जो सीखने के लिए है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये कहते हैं कि मैम आप आ जाइए ऐसे, और मैं छोटी छोटी चीज़ें उनके साथ करती हूँ, चाहे वो 2 हों चाहे 4 लोग हों, और लगातार मैं कर रही हूँ, घर बैठ के कर रही हूँ। तीसरी बात कि जो भी आपके अंदर हुनर है, जैसा मैंने पहले भी कहा, आप कीजिए। मुझे फिल्म बनानी नहीं आती, आप
पढ़ती हूँ, स्किल है, लेकिन मेरे पास कैमरा इतना अच्छा नहीं था, तो मैंने मोबाइल पे छोटी सी फिल्म बनाई और एक शौक़ पूरा किया। और लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, मल्टी डायमेंशनल अपने आप को ही मांझने की कोशिश करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो आप सब में हैं। और एक और बात जो लगातार मैं देख रही हूँ, उस बात पर भी आना चाहूँगी कि आज का समय जो चल रहा है ख़ास तौर से, इसमें ये बातें सिर्फ़ कोरी बातें लगती हैं। मुझे मालूम है कि मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, कोई मुझे भी बताएगा तो मेरी दर्द और तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे लगेगा कि आपने महसूस किया होता तो शायद ये बोलती। आपको क्या पता कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं। जब 4 महीने का इकट्ठे किराया देना पड़ेगा तो कौन आएगा देने। बिल्कुल सच बात है, लेकिन यकीन जानिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है। जब 4 दरवाज़े बंद होते हैं, 5वां दरवाज़ा खुलता है। मेरे साथ ऐसी स्थितियाँ हुई कि मैंने अपना सर पटक दिया कि अब तो सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब क्या करूं? लेकिन जो आपके मन की ऊर्जा है ना, इसे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कह रही हूँ क्योंकि मैं साइंस में बहुत बिलीव रखती हूँ। ऊर्जा का एक ऐसा भंडार है जो विस्फोट करता है और सडनली वो 5वां दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन बस उस मन की ऊर्जा को कभी ख़त्म मत होने दीजिएगा। ये बातें मैं बहुत खुल के यहाँ नहीं कहूँगी, लेकिन वो मैंने अपनी ऊर्जा से वो 5वां दरवाज़ा खोला और फिर मुझे आगे रास्ता दिखाई दिया और मैं फिर चल निकली और ज़िंदगी को लेकर के दौड़ पड़ी। और आज भी रोज़ाना ऐसा ही होता है, हरदम ऐसा ही होता है। तो जो जीवन जीने की बात आ रही है कि शक्ति कैसे, तो जीवन जीने की शक्ति आपका मन है। सबसे बड़ा जो केंद्र है, आधार है, वो मन है। तो मन को संयत कीजिए, अपने मन की सुनिए और मन पर कभी भी किसी भी तरह की जो नेगेटिव शेड है, प्लीज़ उन्हें मत पड़ने दीजिए। अगर जहाँ निराशावादी बातें हो रही हैं, उनसे दूर हटिए। जगत जो है ना, वो आपको पहले तो अपने अरीना में खींचता है, फिर धीरे धीरे कब आपको रोल करता चला जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी सारी पॉजिटिव आ गई और आप उसमें अनजाने लिप्त हो जाते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। ललित सिंह पोखरिया, ओ वेरी ऑडियो वीडियो दोनों बाधित हो गए, बाधित हुए थे, अब तो मेरे ख्याल से फिर से चल रहा है। आपको सुनकर संतोष रस्तोगी, आपको सुनकर बीएनए के उस दौर में फिर से वापस आ गए, ऐसा महसूस हो रहा है। मैम आपको बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं इसी से बचना चाह रही थी। हम लोग के तो ऐसे दौर गुजरे हैं बीएनए में, हम सब जितने भी लोग मुझसे इस समय जुड़ रहे हैं कि मेरा उनके साथ एक अंतरंग और बहुत प्रगाढ़। मनीष भंडारी नमस्ते, थैंक यू। विभांशु वैभव, मैं क्या बोलूँ, आप लोग के साथ तो ज़िंदगी की इतने पल साझा किए हैं और जो मैं कह रही हूँ ये शायद उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति होगी। तो विभांशु वैभव, सकारात्मक, जी बिल्कुल, आई एम हाईली सकारात्मक पर्सन और आप सब भी, क्योंकि मेरे साथ चाहे वो अतुल श्रीवास्तव हो, विभांशु हो या तमाम लोग हैं, मैं माफ़ करना जिनका नाम मैं भूल रही हूँ, वो सारे लोग। तो देखिए, ज़िंदगी की सकारात्मकता बनी रहेगी तो आपका मन जो है ना, वो जब सकारात्मक होगा, पॉजिटिव बातें सोचेगा, पॉजिटिविटी में जाएगा। कुछ भी अगर आपके पास नहीं है, आप अपने एक बंद में बैठे हैं, तो सबसे बड़ी बात है मेडिटेशन। हम सब करते हैं क्योंकि हम लोगों ने उस ट्रेनिंग को पाया है और आज तो कमोबेश सभी लोग उसी तरह की ट्रेनिंग में जा रहे हो। जय हो आपकी, उग्रसेन तिवारी जय हो। तो अपने मन को केंद्रित करके, पहली बात तो मेडिटेशन, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें, आपके नाटक निकालिए ना, उन नाटकों को पढ़िए, घर बैठ करके उनकी स्पीचेस में जाइए। मैं जैसे करती हूँ, उन स्पीचेस में कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसे निकाल कर लिखती हूँ, फिर उसका विश्लेषण करती हूँ, उसमें से निकालती हूँ सिर्फ अपने लिए। आप देखिएगा वो ध्वन्यार्थ हो उठती हैं, वो आपको बोलने शुरू करती है, बोलना शुरू करती हैं। आपको बाकायदा आपका जो मन का दूसरा पहलू है ना, आप इसको करके देखिए, वो आपको बताना शुरू करता है। और आप सोच रही थी, इस लाइन ने तो मुझे वो प्रतिध्वनि दी जब हम नाटक करते थे शुरुआत में, तो कहते थे ना, स्क्रिप्ट एनालिसिस करो, 100 बार करोगे स्क्रिप्ट बोलना शुरू करती है। ज़िंदगी भी बोलना शुरू करती है। जो क्षण रुकने के आते हैं ना, आपकी पॉजिटिविटी और आपकी ये जो एनालिसिस और मन की एकाग्रता और सहज भाव, ये आपको वाकई रास्ता खोल देता है। हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं कि हाय अब क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं है, अगले महीने का किराया देना है, अभी तो पैसा नहीं है, अब मकान मालिक निकाल देगा। जो होना है वो होकर रहेगा।
जो होना है वो होकर रहेगा, तो जब होगा तब मर लेंगे, अभी से क्यों मर जाएं? अभी 15 दिन पहले से हम क्यों मरना शुरू कर दें? तो प्लीज़ मैं आप सब से ये बात कह रही हूँ कि मैंने इसको एस्केप नहीं कहूँगी, ये बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक अच्छी अच्छी चीज़ें करिए, जो कुछ भी है आप उसको चुनिए, शाम को बैठ करके एक बार मेडिटेट कीजिए। और आज हमने क्या पाया, हमने कितने लोगों से बात की, हमने कितनी चीज़ें पढ़ी, हमने कितनी चीज़ें एनालिसिस की, और सबसे बड़ी बात, हमने कितनों की तकलीफ़ें सुनी। हमारी तकलीफ़ें तो हैं, मेरी क्या कम तकलीफ़ें हैं, लेकिन हैं तो हैं, वो मेरी निजी जीवन की परिधि में टहलेंगी, उन्हें मैं कभी कभी किसी के सामने नहीं जाने देना चाहती, और मैं कभी जाने दूंगी। मेरी हंसी, मेरी खुशी, आपसे बात करना, आपको आपके जीवन को कहीं कोई दिशा दे सकूं, जो पॉजिटिविटी मेरे अंदर है, जो मैंने पाया वो आपको दे सकूं, तो शायद मेरी ज़िंदगी सार्थक होगी। और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी, अगर कोई भी एक व्यक्ति कहेगा हाँ मैम ने ये बात कही थी या चित्रा ने ये बात कही थी, और आज मैं उसको मानता हूँ या मानती हूँ, जैसे मैं जयवंत दलवी जी को धन्यवाद देती हूँ कि उसकी उस लाइन में कि सुख कहीं नहीं है। सच पूछे तो क्या सुख है? सुख कहीं नहीं है, ये सब फॉल्स हैं, लेकिन सुख मान लेने में सुख है। तो आप एक प्याली चाय आप बना लीजिए कि शाम को बैठेंगे, जब खिड़की से छन के धूप आ रही होगी, गोधूली हो रही होगी, तो एक चाय पीऊँगा तेरे साथ या उसके साथ या अकेले या अपनी किताबों के साथ या लैम्प शेड के नीचे, कैसे भी पीऊँगा, ये मेरे सुख की सबसे बड़ी घड़ी होगी। यहाँ तो इतने लोग हैं हमारे आसपास, और हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे साथ लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई नहीं है, और जिसके पास कोई नहीं है तो और अगर जिसके पास कोई नहीं वो ढूंढे, किसी से लिंक बनाए, तो खुशी मान लीजिए ना किसी चीज़ में। बड़े लोग, कितने लोग कह गए, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। आज हमने अपना संतोष ही खो दिया है। हमें बड़ा अजीब सा लगता है, हमारे घर में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। आपको मैं सच बताऊं, ज़िंदगी के उस दौर से गुजरी हूँ कि अब शायद बहुत सारे लोगों से मैं सीनियर हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे सीनियर हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिंप्लिसिटी को लाना शुरू कर दिया है। और मैं स्टीव जॉब की ज़िंदगी देख रही थी, और सबको कि उसने एक कमरे में रहना शुरू किया था। आप यकीन नहीं जानेंगे, मैंने अपने घर से सारे सामान हटाने शुरू कर दिए हैं, जितने बड़े बड़े आइटम थे वो सब हटा दिए हैं। मेरे घर में बहुत सिंपल, और अभी और हटाऊंगी, बहुत सिंपल, जितने कम सामान होंगे उतना ऊर्जा का भंडारण ज़्यादा होगा। चंद 2-4 कुर्सियाँ होंगी, चटाई होगी, केन का 1-2 कुर्सी होगी, जिसको आना है आए। और आप, सच बता रही हूँ, मैंने आज अपने ज़िंदगी का गूढ़ आपको बताया। बहुत सारी चीज़ें थीं, उनको अब धीरे धीरे कम करती जा रही हूँ। भौतिक वस्तुओं का त्याग कीजिए, इन्होंने हमें बहुत परेशान किया है। ये कोई उपदेश नहीं है, करके देखिए, बड़ा मुश्किल होता है इन्हें छोड़ना। इन्हें हटाती जा रही हूँ और ख़ुद से प्यार करती हूँ। एक बात आपको शुरू से बताऊँ, शायद ये हमारे माता पिता का संस्कार था, जो मुझे तब नहीं पता था। मैंने ज़िंदगी भर अपने से प्यार करना सीखा। देखिए, जब आप किसी चीज़ को प्यार करते हैं ना, तो उसे बहुत संजो कर रखते हैं। ये मेरी फ़लानी किताब है, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये गिफ्ट मुझे कलम किसी ने दिया था, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरी पत्नी है, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरा बच्चा, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। यानी जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं उसे बहुत संजो कर रखते हैं। हमने खुद से प्यार करना छोड़ दिया है। मुझे आज भी कितनी भी विपरीत स्थिति हो, खुद को अच्छे से रखना, खुद से प्यार करना। जब मैं खुद को अच्छे से रखती हूँ तो मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है, और मुस्कुराना, हंसना, मैं दिल से हंसती हूँ। आप सच पूछिए, लोग आज दिल से हंसना भूल गए। हम एक्सरसाइज कराते हैं, हंसो हंसो रो रो, ना लोग दिल से रो पाते हैं, ना लोग दिल से हंस पाते हैं। ऐसी कौन सी चट्टान हमने अपने कलेजे पर रख ली है कि आज हम हंस नहीं पाते? आप हंसी देखिए तो कैसी दबी दबी से, दिल से फूट के हंसना हम भूल चुके हैं, दिल से फूट कर रोना भूल चुके हैं। अब छोटी छोटी बातों पर आंसू नहीं आते, मेरे तो आज भी टपक जाते हैं। ये कोई नाटकीय बात नहीं कह रही हूँ, ये ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं। और जब आप अपनी ज़िंदगी के इस सच से रूबरू हो जाए ना, देखिएगा बहुत सुकून मिलेगा आपको। तो सबसे पहली बात तो मेरा ये एक मंत्र है, जिसने मुझे आज इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैम, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग को बनने के लिए बहुत छेनी हथौड़ी मेरे ऊपर पड़ी हैं। जी संतोष जी, आप सदैव सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण नहीं हैं। अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ हम सब में आपकी सकारात्मक सी, बिल्कुल। थैंक यू संतोष, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे करीब जो भी आए मैं उसे और कुछ नहीं दे सकती, किस काबिल हूँ, क्या देने लायक हूँ, ज्ञानी है, लेकिन हाँ, मेरी सकारात्मकता ले सके किसी को, अगर आप उसका नैतिक संबल दे दें। और दूसरी बात, मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी में नहीं सीखा मैंने, ऐसे नहीं कैसे हो सकता है, नहीं शब्द आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, आप करते रहिए, वो चीज़ आपको हासिल होगी। तो पहली बात तो यही कि अपनी ज़िंदगी से ये नहीं हो सकता, हटा दीजिए, सकारात्मक रहिए, खुद से प्यार करना सीखिए। इस प्यार को मैं बहुत मैंने मोबाइल पे कोड डाला अहम ब्रह्मास्मि, तो लोग, किसी ने मुझसे, बड़े पंडित थे वो, मतलब प्रकांड पंडित, उन्होंने कहा आपने तो बहुत घमंड भरा एरोगेंस वाला डाला है। तो मैंने कहा कि नहीं, अहम ब्रह्मास्मि का कतई मतलब नहीं कि मैं स्वयंभू हूँ, नहीं, अहम ब्रह्मास्मि की जो नेचर है, जो कुदरत है, जिसको आप ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं, उसका एक छोटा सा अंश मैं भी हूँ। तो अगर वो ऊर्जा का केंद्र है, मैं देखिए ऊर्जा में बिलीव करती हूँ, इस तरह के भौतिक भगवानों में शायद उतना यकीन नहीं करती हूँ, और मैं कर्मकांडी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी नियति को मानती हूँ जिसे ऊर्जा कहती हूँ, जिससे हमें ऊर्जा मिली है। तो ये जो अहम ब्रह्मास्मि है, ये उस ऊर्जा का एक पार्टिकल मैं भी हूँ, और उस स्रोत से लगातार ऊर्जा का आह्वान मेरे अपने तरीके हैं, और मैं आपको बताऊँगी कि वो करती हूँ। और आज भी इतनी उम्र होने के बावजूद भी ये ऊर्जा मेरे अंदर अपार है। शायद मैं बहुत कहीं पे बहुत फास्ट भी बोल जाती हूँ, तो कि इतना ज़्यादा मेरे अंदर उसका संचरण होता है कि आप यकीन जानिए कि ज़िंदगी के इतने पथरीले पड़ाव आए हैं, उनको मैंने कैसे अपनी इस मन की छेनी से तोड़ा है और पार किया है। इतने एक्सीडेंट हुए, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे दोनों पैर 4 बार टूटे हैं। मैं 2.5 महीने व्हील चेयर में रही, और उस व्हील चेयर में बैठ करके भी घर का और सारा काम किया, लेकिन अपनी आस नहीं टूटने दी, और लगातार काम करती रही। ये एक एनर्जी थी। तो मेरे जितने प्रिय लोग हैं, जो मेरे साथी हैं, वो तो ये सब चीज़ें करते ही हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से शायद याद दिलाना कह लीजिए, उपदेश क्या दूंगी इस मंच से, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगी कि आइए ना, हम अपने मन की ऊर्जा को फिर से केंद्रीकृत करें, अपने को बहुत खुश रखें, अपने से बहुत प्यार करना सीखें। और देखिए, जब आप अपने से प्यार करना सीखते हैं ना, तो बहुत सारे कपाट और खुलते हैं, वो आपको बहुत रचनात्मक बनाते हैं, और रचनात्मकता के वो आयाम आपको बताते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था। आपको एकदम से इंस्टिंक्ट आएगी कि चलो ये करके देखें ना। गुंजन सिन्हा, नमस्ते गुंजन, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। तो ये आपको आपको अंदर, अगर आपको पेंटिंग करनी है, बात करनी है, संवाद लिखने हैं, नई स्क्रिप्ट लिखनी है, कहानी लिखनी है, संस्मरण लिखने हैं। मैं भौमिक जी को देख रही थी, उन्होंने बहुत सारे संस्मरण डाल दिए लिख करके। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, और हमारा तो आपका क्रिएटिव फील्ड भी है, तो संकोच मत करिए, कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, और वो कब किसको लाभ पहुंचा रही है ये तो आपको भी नहीं पता है। तो आप इस तरह से अपनी चीज़ों को करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्ते राजेश, मैंने आपको भी सुना था, बड़ी अच्छी बातें आपने करी। तो मैं आज सिर्फ आपको ज़िंदगी के बारे में यही कहूँगी कि जो लोग आज सफलता के मुकाम पे पहुँचे हैं, उनमें से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। योगेश पाल, नमस्ते नमस्ते। तो कुछ नहीं करना है, कोई नई बात नहीं कहने जा रही हूँ, एक बार अपने को फिर से खंगालिए। जैसे बर्तन में हम सारी चीज़ें डाल के एक बार उसको ज़ोर से हिलाते हैं ना, तो अपने मन मस्तिष्क को उसमें डाल के एक बार ज़ोर से हिलाइए, और फिर देखिए बहुत मज़ेदार चीज़ें निकल करके आएंगी। बीच में कमेंट्स भी आ रहे हैं, आई एम सॉरी, मुझसे छूट जा रहे हैं। संजय शुभांकर, आप वैसी ही हैं जैसे आज से 25 साल पहले होती थी। आई एम सॉरी, ये तो मेरे लिए बहुत तारीफ लिख दी संजय। आपका प्यार है, आज भी वैसी ही है जैसे। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, मेरे बच्चे बड़े हो गए, बेटी की शादी कर चुकी हूँ। देखो, ग्रेसफुली एज आ रही है, और मैंने देखिए आपको मूल मंत्र भी बता दिया कि खुद से प्यार करती हूँ, एनर्जी नहीं छोड़ती हूँ, और आप सब भी बिल्कुल वैसे ही हैं, ये कोई कहने की बात नहीं है। तो आपकी ऊर्जा मुझ तक पहुँचती है ना, देखिए हम सब एक दूसरे से उस ऊर्जा यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो वो मुझ तक भी पहुँच रही है। थैंक यू, मेरी तारीफ कर दी, शुक्रिया, थैंक यू, नमस्ते। तो
ये जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शायद ये रिपीटिशन जैसी लगे। और इस मंच से मैं कोई आपको विषय पे बैठ करके विषय का उद्वेलन नहीं करना चाहती कि उसके हम प्रस्तर खोलें और हम उसमें जाएं, क्योंकि वो बिल्कुल अलग चैनल है। मैंने आपसे 2 बातें करी जो इस समय कोरोना हमें बहुत व्यथित कर रखा है। उसमें आपको सबसे बड़ी बात, जो मन को संतुलित करिए, नई चीज़ें सीखिए, स्किल्ड होइए और एक दूसरे से संपर्क बना करके अपने मन की ऊर्जा को बहुत ही संतुलन के साथ और पावरफुल बनाइए, काम कीजिए। और अब मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मुझसे कुछ पूछे, क्योंकि देखिए ज़िंदगी के संघर्षों को लेकर के यहाँ पे बहुत बात मैं नहीं करूँगी। मुझसे अगर आपको कोई पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं तो उन पर, या आप मुझसे कुछ पूछना चाहें, इस सत्र के लगभग समापन दौर में हम जा चुके हैं, इतनी बातें हो गई हैं। तो अगर चाहे सुमित गोस्वामी, हेलो मैम, हेलो प्रवीण चंद्रा, चंद्र मोहन जी, सब मोहन और मोहक है। जी हाँ, जिसके साथ मोहन लग जाए तो उसकी मोहनता तो नैसर्गिक रूप से जुड़ जाती है। तो शायद प्रवीण आपकी बात ये सही है। और अगर कोई मुझसे कुछ पूछना चाहे तो शायद मैं उसे टू द पॉइंट स्पेसिफिकली बता सकूं, क्योंकि मुझे लगता है विजय सैनी निश्चित समय से ज़्यादा हो गया और मैं बिल्कुल इस मूड में नहीं थी कि मैं आपसे किसी सैद्धांतिक और गोष्ठीकृत बात करूँगी, क्योंकि इस पर मैं लगातार सुन रही हूँ, इतने वेबिनार हो रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, वही बातें मैं भी यहाँ बैठ के करूँ। मैं तो सिर्फ आज दिल से आपसे जुड़ना चाहती थी, कुछ अपनी कहना चाहती थी, कुछ आपकी सुनना चाहती थी। तो प्रवीण ने तो मोहन का खाता ही खोल दिया है, तो जितने भी मोहन हैं उनको मेरा सलाम है। संतोष अस्तुगी, बहुत आनंद आ रहा है। आनंद तो मुझे भी आ रहा है, क्योंकि आप सबको मैं इतने वर्षों बाद कनेक्ट हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। मैं क्या ही कहूँ, शायद एक बात और अपने दिल से ये कहना चाहती हूँ। जितने लोगों को मैंने पढ़ाया है, उनके साथ बहुत सारी क्लासेस की हैं, शायद आपको याद होगा, लेकिन हम लोग क्लासेस ज़िंदगी की करते थे और आप सबका मुझसे इतना जुड़ाव रहता था, और तब ज़िंदगी में इतनी बात हम लोग करते थे। मैं आप लोग के बारे में प्रेडिक्ट करती थी कि आप ये करेंगे, आगे जाके ये करेंगे। और आज देखती हूँ कि शायद आप लोग को याद हो कि कितने लोगों ने मुझे बाद में भेजा कि मैम उस समय आपने बात कही थी, आपने कैसे पढ़ लिया था, और ये बात तो बिल्कुल सच निकली। तो हम ज़िंदगी की बातें करते थे, तो मैंने जाने अनजाने जो सूत्र आपको दिए कि आपसे मैं बहुत बात करती थी, आप मुझसे अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम लेके आते थे, कोई भी टॉपिक होता था, मैम आज इसको छोड़ के इस बारे में बात करें, और हम लोग बातें करना शुरू कर देते थे। मुझे लगता है ज़िंदगी के वो पाठ जो हमने पढ़े, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा वो आपके बहुत काम आए। और जब हम प्रोडक्शन करते थे उसमें बहुत सारी बातें, तो मैं एक नैतिक जिम्मेदारी, एक कमिटमेंट आप सबसे चाहती हूँ कि आपके सानिध्य में जो भी आए, आप उसकी ज़िंदगी की समस्याओं को भी सुनिए, उनको भी वो बल दीजिए, उनको अपने तरह से पॉजिटिविटी दीजिए, तभी तो ये जो ऊर्जा का संचरण है ना, ये एक से दूसरे में पहुंचेगा। मैं ललित को देखती हूँ, वो अपने ढंग से कर रहे हैं, मैं और तमाम लोगों को, विभाजू हैं, अतुल हैं, विजय सैनी, मज़ा आ रहा है। महामारी के इस दौर में एक्टर और फिल्म से जुड़े लोगों को कोई पॉजिटिव मैसेज? यस, हाँ, ये सवाल आया। देखिए, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही समस्या का समय है, क्योंकि सारा काम बंद हो गया है, इंडस्ट्री पूरी बैठ गई है। तो इस महामारी के दौर में ख़ास तौर से एक्टर और फिल्म से जुड़े लोगों के लिए जो मैं समझ रही हूँ, घर बैठ करके आपको अपने एक्टिंग स्किल को और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। देखिए, आप चाहते हैं, आपको किसी फिल्म में या किसी सीरियल में रोल मिला और आप उसमें जुट जाते हैं, काम करते हैं। ये वो दौर है जब आपके पास देश फिल्म पड़ी है, जाहिर सी बात है आप लोग ये करते हैं, लेकिन आप हर जॉनर की, चाहे वो एक्टर की हो, चाहे वो स्किल की हो, चाहे वो टेक्निकल चीज़ों की हो, उनको निकाल करके देखना शुरू करिए और उन पर काम करना शुरू करिए। तो
मैं ये बात बहुत, क्योंकि मैं भी यहाँ बैठ कर के घर पे करती हूँ, इस बीच में मैंने अपने बेटे के साथ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरा बेटा मुझसे 18-20 साल पीछे है उम्र में, लेकिन तकनीक में बहुत आगे है, तो वो मुझे इतनी चीज़ें निकाल के दिखाता है और मैं हर जॉनर की चीज़ें निकाल के देखती हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मेरे लिए संपत्ति शामिल हुई है कि बहुत सारे जो क्लासिकल मूवीज़ हैं और जो क्लासिकल एक्टर्स हैं, आप उनको फिर से एक बार देखिए। आप यकीन जानिए कि आपका स्किल और आपके काम करने का तरीका, देखिए एक्टिंग में जब हम लोग काम कर रहे थे, चाहे वो मंच की एक्टिंग का बिल्कुल अलग एक छोटी सी बात कहूँगी, और जो फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्म की एक्टिंग है उसका भी एक दौर आया और आप देखिएगा कि उसका भी एक अलग कालखंड है और एक्टिंग जो वे ऑफ एक्टिंग है उसमें भी तब्दीली आई है, जिसमें हमारे स्वर्गीय इरफान खान जी जो चले गए, या मनोज बाजपेयी हैं, या नवाज़ है, या तमाम और लोग हैं, ये एक अलग भाषा का इस्तेमाल, अलग ईडियम्स लेकर के आए हैं। तो जो अब मेरे एक्टर हैं जो यहाँ पर फिल्मों से जुड़े हैं और जो लोग हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ी पॉजिटिव बात ये होगी कि क्या वो अपने लिए एक एक्टिंग का नया ईडियम तलाश करें और चीज़ें देखें, और क्या वो कर सकते। पुरानी फिल्मों को देखिए तो राज कपूर का अलग, राजेंद्र कुमार का अलग, शम्मी कपूर का अलग, और फिर दौर बदला तो हॉलीवुड और बॉलीवुड में जितने चेंजेस आए उस दौर के एक्टर अलग। तो क्या ये कोई बड़ी चमत्कार की बात नहीं है, लगता है एक नए ईडियम एक्टिंग के नए ईडियम को ढूंढिए, और क्या ऐसा हो सकता है कि रियलिज्म और जो रियलिस्टिक अप्रोच के जो चेंजेस आए हैं उसमें क्या हम कुछ और ईजाद कर सकते हैं। क्योंकि मेरी रंगमंच में लगातार बात होती रहती है, और जब मैं विजया मेहता जी के साथ काम कर रही थी तो उन्होंने कहा कि रियलिज्म और नेचुरलिज्म की बात करिए रंगमंच में, तो मेरे सामने बहुत सवाल आए कि ये कैसे हो सकता है। अब मैं फिल्मों में देखती हूँ तो वो बहुत हद तक नेचुरलिस्टिक आ गया है, तो नेचुरलिस्टिक में भी अभी मुझे लगता है और बहुत सारे स्कोप हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे कुछ एक्टर्स ने पकड़ लिया है, उस पर काम कर रहे हैं। कुछ के लिए बहुत सकारात्मक ये ढंग होगा कि आप अपनी नए इडियम्स और कीजिए। उसके लिए आप छोटे छोटे पैसेज बनाइए, उनको अगर आपके पास कैमरा है या 2-4 साथी मिल करके उसको शूट कर सकते हैं तो उसको शूट कीजिए। और पॉजिटिविटी की बात तो जहाँ है ही है, तो मेरा ये एक संदेश है कि इस महामारी के दौर में जो हमारे सारे काम बंद हैं, तो जो भी संसाधन हमारे पास हैं, हम घर बैठ करके एक दूसरे के करीब इस तरह से टेक्निकली आ करके छोटे छोटे, आप में से कितने लोग फिल्में लिखते हैं, कितने लोग एडिटिंग कर लेते हैं, आपके पास चीज़ें हैं जो नेटफ्लिक्स और जो अमेज़ॉन प्राइम जैसे लोग बना रहे हैं चीज़ें, तो आप में से जो लिख लेता है वो लिख ले, एडिट कर 2-4 लोग करके। मुझे तो लग रहा था इस दौर में मुझे आप लोगों की कोई छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ नए इडियम्स के साथ कुछ फिल्में देखने को मिलेंगी। तो स्टिल आई एम वेटिंग, और ये समझ लीजिए कि मेरी चाहत है, या मैं आपसे ये बात मांग रही हूँ कि इस समय आप लोग मिल करके, जैसे विजय ने ये मंच चलाया, इसी तरह आप लोग मिल करके कुछ बनाइए। और हो सकता है कि आप इतनी खूबसूरत चीज़ बनाएं कि कल को जब हम इस महामारी के काल से निकलेंगे तो ये माइलस्टोन होंगी, और माइलस्टोन चीज़ें आपको इतना, ये वो संक्रमण का दौर था जब हम कैद थे फिर भी हमने इतनी रचनात्मकता की। तो प्लीज़ आप सब मिलके 2 लोग 4 लोग जिसका जैसी यूनिटी बनती है ना, प्लीज़ आइए ना, और इस मंच से कुछ ऐसी चीज़ें बनाइए। कितनी कहानियाँ कोरोना में, कितनी चीज़ें आपके पास हैं, टेक्निकल आप लोग इतने रिच हैं, तो प्लीज़ इसको करिए। और मेरा तो यही संदेश है कि इस समय चूँकि बाहर नहीं जा सकते, पूरी इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है, पैसे सबके पास नहीं है, आर्थिक संसाधनों से तो सब जूझ रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन फिर भी तो एक ऐसी चीज़ है ना जो उसके रचनात्मकता से तो नहीं रोक सकती। तो कमो बेच इसमें आइए और कुछ करिए, तो शायद एक नई चीज़ बन करके हमारे सामने आएगा। और जाहिर सी बात है कि ये शानदार समय है, और जाहिर सी बात है उग्रसेन, मेरे लिए तो ये जीवन की अविस्मरणीय शाम है। और
हाँ, छोटी-सी फ़िल्म देखी थी। हाँ, मेरे पास कोई नहीं था तो मैंने वो बनाई, अपने कुत्ते को लेकर बनाई, कविता पढ़ दी। आप लोग तो इतने गुणी लोग हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के साथ ये चीज़ें आएँगी और ग्रो करने का, देखिए ग्रो करने के इससे अच्छा समय नहीं है, क्राइसिस है। और देखिए हमेशा जो सृजन हुआ है ना, वो क्राइसिस में ही हुआ है, अभावों में ही सृजन हुआ है। तो मेरे सारे प्रिय लोग जो इस समय जुड़े हुए, राकेश श्रीवास्तव इज़ वॉचिंग, थैंक यू राकेश जी, नमस्ते। संतोष रस्तोगी, हाँ थैंक यू। तो मैं जिनके नाम ले रही हूँ, जिनके छूट जाए वो जस्ट बिकॉज ऑफ माई चश्मा, तो आप लोग इस क्राइसिस में ना, डोंट लेट क्राइसिस, और तो आप लोग किसी चीज़ को इस तरह से वेस्ट मत होने दीजिए और पॉजिटिविटी के साथ आइए, जुड़िए। और अभी भी इस क्राइसिस में मैं बार बार यही बात कहूँगी कि जब मैं कर सकती हूँ, देखिए मेरा फील्ड बिल्कुल अलग है, मैं कम्प्लीटली रंगमंच की हूँ, रंगमंच पढ़ाती हूँ, करती हूँ, लेकिन मैंने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी और अपना हाथ आजमाया। और आप लोग तो इतने टेक्निकल ट्रेंड हैं, तो पकड़िए, देखिए राकेश वास्तव जी मेरे सामने, इन सारे एक्टर्स को पकड़िए। आप लोग इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं, संतोष और सैनी आप लोग डायरेक्ट करते हैं, तो इन सबों को एक मंच पे जोड़ लीजिए ना और वहीं बैठ करके काम कीजिए, तो शायद इस जो क्राइसिस वेस्ट जो है ना वो नहीं होगा, और इस क्राइसिस में आप लोग इतना ग्रो करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है, मतलब मैं आपसे डिमांड कर रही हूँ, आप एक अगर आप मुझे टीचर कहते हैं, अपना मित्र कहते हैं, तो मेरी इस डिमांड को पूरा करना आज आपका फ़र्ज़ है कि प्लीज़ आप लोग बनाइए। और मैं बहुत इच्छुक हूँ कि बैठ करके आपको देखूँ। संजय शिव, आपकी कहानी पर मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। नहीं, नहीं, मैं इतनी बड़ी चीज़ नहीं हूँ। अगर आप कुछ भी करिए संजय शुभांकर, मैं क्या हूँ, मेरे लिए तो ज़िंदगी तो बस अभी भी ऐसे ऐसे गोल गोल टर्न कर रही है और मुझे घुमा रही है, और इस ब्रह्मांड में मैं भी एक छोटा सा ग्रह बन के घूम रही हूँ। अगर आपको लगता है तो मेरा बहुत बहुत दिली आभार है। सॉरी, मैं बहुत अच्छे से नहीं देख पा रही हूँ। नीरज कुशवाहा, प्रणाम प्रणाम, जीते रहिए, यशस्वी होइए। और प्लीज़, जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही, तो अगर आपको लगता है तो किसी भी विषय को चुनिए और बनाइए। और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स आपके पास हैं, डायरेक्टर आपके पास है, राइटर, मुझे लगता है इतना लंबा समय हो। धीरज आहूजा, नमस्ते, प्रणाम, जीते रहिए। और मैं और क्या बोलूं, और क्योंकि मैं उस मानसिकता में नहीं हूँ कि इस कोरोना काल में मैं आपको कोई प्रवचन दूं। मैं तो बस चाहती हूँ कि जैसे मैं मुस्कुरा रही हूँ, काश मेरी ये मुस्कुराहट आप सब तक छन छन के थोड़ा थोड़ा मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहती हूँ, कि क्राइसिस के बावजूद आप लोग खूब खुश रहिए। और सवाल अगर पूछ सकते हैं तो पूछिए। धीरज आहूजा मैम, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, आप देखेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, मैं आपसे बात कहूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं इसीलिए ये बात आज मंच पर बोल गई, वो लगातार लिखते हैं मेरे और कहते हैं मैम आपका समय ख़राब होगा, प्लीज़ देखिएगा। बिल्कुल नहीं, मैं, मेरे अंदर ऐसा कोई बड़प्पन नहीं है। मैं कभी भी रात को दिन को मैं बराबर उनकी वो चीज़ें देखती हूँ। आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं देखती हूँ, बहुत मन से पढ़ती हूँ। अगर लगता है कि इसमें किसी संशोधन की, किसी सुझाव की आवश्यकता है, मैं उन्हें तुरंत लिख करके भेजती हूँ। मेरा कम्युनिकेशन उनसे लगातार बना है, तो प्लीज़ आप निसंकोच देखिए। मैं बेसिकली आई एम अ टीचर और मेरे ये नस नस में है। मैं इससे आज तक उबर नहीं पाई हूँ और नहीं चाहती कि कभी उबरूँ। तो मैं बिल्कुल देखूंगी, मेरी मेल जो है वो मेरी आईडी पर है, और आप भेजिए। और जिसको आप सबको मैं कहती हूँ, बीएनए नहीं, बीएनए से इतर भी मेरा एक बहुत बड़ा परिवार, जब आप आगे बढ़े, आपकी और शाखाएं फूटी, तो उससे मेरा संसार और बड़ा होता चला गया। और मैं आप सबकी बिल्कुल अपनी हूँ, बहुत सहज भाव से कह रही हूँ, कोई दुराव छिपाव नहीं। आप मुझसे अगर अपने मन की बात करना चाहते हैं, यकीन रखिए वो बात सिर्फ मुझ तक रहेगी। मैं किसी भी तरह की आपको मदद कर सकूं, आपको ज़हनी तौर पे कुछ सुकून दे सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ये कहने की बात नहीं है, मैंने ज़िंदगी में जिया है, इसको रूप दिया। थैंक यू मैम, बहुत सारी यादें हैं बीएनए की आपके साथ, क्या पहले नाटक सदगति बहुत, हाँ
देखिए मेरे साथ आप लोगों ने इतने नाटक किए हैं, एक मैंने कहा ना इतना बड़ा संसार है, विजय ने मुझे बाँध दिया। तो मुझे बार-बार लगता है कहीं उपदेशात्मक ना हो जाए, रिपिटिटिव ना हो जाए कि पता चले वही-वही बात मैं कह रही हूँ, क्योंकि इतने बड़े सागर में गोते लगाना आप नहीं समझ रहे हैं, स्मृतियों का इतना बड़ा संसार मुझे आपने ढकेल दिया है और मैं कभी इधर गोते लगाती हूँ, कभी उधर। तो बस जो 2 बातें आपसे कही गई थी, मुझे कहा गया था, तो वो मैंने कह दी। और मैं कोई उपदेश वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने जो जिया है ना, जो मेरे जीवन का सच है, जिस पद्धति पे मैं चल कर के आज यहाँ तक खड़ी हूँ, और शायद बहुत मज़बूती से आज भी मेरे कदम खड़े हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मज़बूती आप तक पहुँचे, मेरी ऊर्जा आप तक पहुँचे, और अगर आप मुझसे ये सबक ले सकते हैं, तो मेरी खुशनसीबी होगी कि आप संजय, शुभंकर मेरी कहानियाँ कब सुनेंगी? बहुत जल्दी सुनूँगी, क्योंकि मैं भी इसी तरह का कुछ काम कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। धीरज आहूजा मैम, मेरी आपसे हमेशा जुड़े रहने और सीखना चाहता हूँ। बिल्कुल धीरज, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और मेरे सारे रंग मित्र इससे जुड़े हुए हैं, चूँकि वो खुद इतनी बड़ी सुलझी हुई बातें कर चुके हैं, इस मंच पर आ चुके हैं। मैंने सबको सुना, देखा। तो अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे सवाल करें, तो मैं आपको बता सकती हूँ उसका जवाब। संतोष शक्ति, बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्राची पाठक, नमस्ते मैम। प्राची, बहुत सारी यादें तुम्हारी जुड़ी हैं भाई, बहुत सफलता प्राप्त कर रहे हो, खूब आगे बढ़ो। मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ भाई, आप सबकी फ़ैन हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास तो तुम सबकी इतनी पुरानी यादें हैं, कितने फ़ोटोग्राफ्स हैं जो फिर लगता है कि शायद तुम लोग तो मुझे भूल ही गए हो, लेकिन आज लगा कि नहीं, तुम सबकी यादों के संसार। मेरे फेसबुक पर मुझसे जुड़ जाइए, और आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरी दिल से यही कामना है, मैं हमेशा कहती हूँ यशस्वी भवा, चिरंजीवी भवा, मेरी शुभकामनाएं हैं। खूब आगे बढ़िए। आप लोग जब चमकते हो ना, तो दिल से मुझे लगता है कि यार ये तो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, और इतनी खुशी होती है कि मेरे 32 ऑल आउट बाहर आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोग को देखती हूँ, चाहे राकेश श्रीवास्तव जी हो, चाहे आप सब लोग हों, जिनके जिनके नाम आ रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही काम करते रहिए, निराश मत होइए। ये दिन भी गुजर जाएगा, गुजर रहा है, और बहुत अच्छे दिन आएंगे। मैं किसी और की माड़ी नहीं, अच्छे दिन से मेरा मतलब है कि आप सबके लिए अच्छे दिन आएंगे। प्रवीण, आपकी मुस्कान से इतनी पॉजिटिविटी मिलती, क्या बोले। हाँ हाँ, दिल, ये दिल है, दिल तो बच्चा है जी। और बात और मैं बोलूँगी आप सबके लिए, जो मैंने पहले भी बोला था, ये मुस्कुराहट जो है ना, जिसको आप कहते हो, ये वाकई एक ये वो चैनल है, वो द्वार है जो आपके सहज होने पर आता है, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो आइए, आप भरत मुनि के सिद्धांत की मैं दीवानी हूँ। चाहे आप किसी की भी बात करिए, चाहे साहसी की बात करिए, चाहे ब्रेख्त की बात करिए, सब कुछ का सोर्स यहीं से निकला है, यहीं से गया है। और उस व्यक्ति ने इतने सालों पहले ये बात कह दी थी कि भाई साधारणीकरण पे आ जाओ। तो जब देखिए आप साधारण हो जाते हैं ना, तो आप सर्वज्ञ हो जाते हैं, सर्वग्राह्य हो जाते हैं। और आज के समय में सर्वग्राह्य होना बहुत मुश्किल है। सर्वग्राह्य तो तभी होंगे ना जब आप सरल होंगे, एक सीधी रस्सी की तरह एकदम सरल। तो जितने सहज होंगे लोग आपसे उतना जुड़ेंगे। हमारे कॉम्प्लिकेशन ही तो हमसे दूरियां बढ़वाते हैं ना। कॉम्प्लिकेटेड आदमी लोगों से दूर हो। तो ये ज्ञान की बात नहीं है, ये आजमाई बात है। और किस बात का गुमान, ये तो हमारी कला ईश्वर ने दी है, हम करते हैं, वो हम तक है। बाकी मैं जस्ट आई एम अ वेरी कॉमन पर्सन, अ वेरी कॉमन मैन आई एम। और मुझे लगता है कि संजय शुभंकर, इस मुश्किल समय में इतनी सकारात्मकता बिखेरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यही मेरे पास है, यही मेरी पूंजी है, यही मैंने कमाया है, और काम तो हम सब कर रहे हैं। राकेश पांडे, थैंक यू। जीते रहिए, यशस्वी भवा। राकेश, बहुत अच्छा लगता है, तुम सब तो अब आते हो तो मुझे इतने सालों पहले बीएनए रंग याद आ जाते हैं। और लगता है कि सच पूछिए तो मैं बताऊं, मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत समृद्ध हूँ, क्योंकि आप सबकी इतनी पॉजिटिविटी, आपके इतनी चीज़ें मेरे पास हैं। संजय जी, आपकी कहानियाँ मैं सुनती हूँ, जी जी, बहुत अच्छी बात है। और संतोष, सहज होना सबसे कठिन मार्ग है। तो बस ना, आप जितने बड़े लोगों को सुनते हैं, उन्होंने यही सहजता का पाठ पढ़ाया है, अपनेपन का पाठ पढ़ाया है। और रही बात और तरह की ज्ञान की और चीज़ों की,
तो मेरा भी बहुत मन है कि मैं मुंबई आऊँ और आप सबसे मिलूँ। देखिए, जीवन का एक चरण मैं धीरे-धीरे पूरा कर रही हूँ और अपनी ज़िंदगी को जिया है। लास्ट बात मैं आपसे करूँगी क्योंकि समय बहुत हो गया। सैनी ने मुझे टोका नहीं और ये मुझे लग रहा है चंक बहुत बढ़ता चला जा रहा है। ज़िंदगी को आप अपनी ज़िंदगी को चंक में बाँट लीजिए कि इतने समय में ये करना है, इतने समय में ये करना है, ओवरलैपिंग ना होने दीजिए। और मेरा भी मुंबई आने का प्लान है, सोच रही हूँ। आप सबने बहुत मुझको बुलाया भी है, मेरी सबसे बातचीत होती रहती है, आऊँगी आप सबसे मिलने। चाहेगा तो ये कोरोना काल ख़त्म होगा तो किसी और तमाम तरह के मकसद हैं मेरे। सबसे पहला मकसद तो है कि मेरी ज़िंदगी का एक ध्येय है कि मैं बहुत सालों से आप लोगों से नहीं मिली हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ। और ये मैं केवल मुँह देखी बात नहीं कह रही हूँ, ज़िंदगी का एक चक्र पूरा हुआ है और उस चक्र के बाद मुझे लगता है कि कौन कहाँ-कहाँ पहुँच गया है, सिर्फ़ आपसे मिलूँ। काम-काज के तो अपनी बातें हैं, वो तो मैं यहाँ से भी कर रही हूँ और करती ही रहूँगी। और कोशिश करूँगी कि आप तक पहुँचूँ और जितनी और बहुत सारी बातें हैं वो मिलने पर बात करूँगी। और ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव की तैयारी कर ली है तो मैं आऊँगी और फिर आप सबके लिए भी मेरे पास बहुत कुछ और भी है वो मिलने पर। और मेरे फ़ेसबुक पर आप लोग मुझसे जुड़िए तो मेरे जितने लोगों की यहाँ पर बात आ रही है मैं उनसे वहाँ बात कर सकूँगी। मैम, आज आपसे लाइव मिल कर के लगता है कि हम बीएनए में वापस चले आए। बिल्कुल। अ, हाँ, आप क्या, यही तो मैं कह रही हूँ कि ये तो मेरे लिए भी एक पर्व जैसा है। तो जितने लोग भी आए और ज़ाहिर-सी बात कालीन मेरे रंगकर्मी हैं, जो शुरू में मेरे साथ संबद्ध हुए थे, तो उनके लिए तो मैं क्या बोलूँ क्योंकि वो मेरे समकालीन हैं और जो उनकी शिक्षा नीतियाँ हैं, जिस तरह से वो वर्कशॉप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चीज़ें लिख रहे हैं, संस्मरण तैयार कर रहे हैं, वो मैं भी कर रही हूँ। तो उनको मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहूँगी, बस इतनी सी बात थी कि आप सब मेरे साथ इस मंच पर जुड़े हैं और मेरी एक गुज़ारिश है कि हमने अभी तक एक ऐसा मंच नहीं बनाया कि जो हम रंगकर्मी हैं, चाहे वो इलाहाबाद से हो, मुंबई से हो, लखनऊ से हो और भी तमाम जगहों से, आइए हम आपस में जुड़ कर के जो यथा योग्य जो कर रहा है, इसका और हम जुड़े और हम मिल कर के कोई एक ऐसा प्लान करें, जिससे हम कोई एक बेहतरीन और सृजनात्मक चीज़ बना कर के हम औरों तक ले जाने की पुनर्मंथन की ज़रूरत है। जैसे ललित ने बहुत अच्छा काम किया कि वो अभिनय का सहज मार्ग लेकर के शुरू हुए। बहुत लोग उनको कभी-कभी मैं भी देख पाती हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी की भी तमाम और व्यस्तताएँ हैं। लेकिन क्या हो रहा है, एक सामूहिक प्रयास भी अगर हो जाए, क्योंकि देखिए इंडिविजुअल प्रयास, इंडिविजुअल एफर्ट्स तो हम सब कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल कुछ लोग हैं वो आपसे जुड़ते हैं। लेकिन एक जो मेरा सुझाव है, हम जैसे, चाहे मैं हूँ, चाहे भौमिक जी हैं, चाहे ललित हैं, चाहे अवनत जी हैं, ऐसे तमाम अलग-अलग लोग हैं, मिल करके कोई एक ऐसा सामूहिक मंच क्या हम नहीं तैयार कर सकते, जो ऑनलाइन बात करके एक ऐसी चीज़ें स्थापित करें जिसमें सबका सामूहिक प्रदर्शन हो और एक नई चीज़ निकल कर के आए। उसका स्वरूप क्या होगा, आइए मिल कर के बैठकर बातें करें। मैं देख रही हूँ इस बीच में इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हम सब इंडिविजुअल अप्रोचेज़ में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि कहीं न कहीं हम सब सीमित हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तकनीक ने हमको सब चीज़ों से जोड़ दिया है। तो मैं ख़ास तौर से अपने बीएनए के पास आउट स्टूडेंट जो फ़ील्ड में एस्टैब्लिश्ड हैं वो भी, और जो हमारे समकालीन रंगकर्मी हैं, जो फ़िल्म बना रहे हैं, मैं अपनी बात को अब यहाँ पे लाके ख़त्म करने की ओर जा रही हूँ। ये सब आइए एक बार सामूहिक मंच पे जुड़ते हैं, हम मिल के बात करें। चाहे एक अपना वेबिनार कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। 6:30 हो गया, बहुत लंबा समय हो गया। तो मेरी ये गुज़ारिश है आपसे, करबद्ध प्रार्थना है, अगर आपको मेरा ये आमंत्रण अच्छा लगता है तो आइए, तो शायद हम कुछ रचनात्मक और बहुत समृद्ध एक नई चीज़ कर सकते हैं। और जो हमारे जो जूनियर हैं, हमारे फॉलोअर हैं, जो ये हमारी युवा पीढ़ी है, जिसके दिशा भ्रम है, वो एक्सप्लोर समझ नहीं पा रहे, उनके लिए हम एक नई चीज़ एक्सप्लोर करके रख सकते हैं। तो मिल करके हम लोग जैसे करना चाहें, तो आइए हम उस पर बात करें। तो जल्दी से जल्दी एक ऐसा मंच बनाते हैं और मिल करके काम करें ताकि हम इस पीढ़ी को
कुछ नया दे सकें, चाहे वो टेक्निकल फॉर्म में हो, चाहे फिल्म जगत से जुड़ा हो या थिएटर से जुड़ा हो, ये हमें बैठ के तय करना है। और तब हम ये भी देखें कि हमारे जो सानिध्य में लोग हैं जो किन किन चीज़ों में स्किल्ड हैं, उनका हम कितना सहयोग ले सकते हैं इस तकनीकी माध्यम से। तो अगर आपको मेरी बात चलते, और अब 6:30 हो गया है, तो ऑनलाइन अभिनय जैसी विधा को आप कैसा मानती हैं? देखिए, ये सवाल है, ये बड़ा गूढ़ सवाल है। जब कुछ भी नहीं चल रहा है तो देखिए, एक्सप्रेशन कभी ख़त्म नहीं होता। तो एक्सप्रेशन का मीडियम एक ये ऑनलाइन है, इसकी अपनी सीमितताएं हैं, मैं ये मानती हूँ। मैं, अगर आप इसको नंबर करने की कोशिश करें तो मैं 100 में 30 नंबर दूंगी। लेकिन जब कुछ नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन कम से कम कम्युनिकेशन की बात है। मैं कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहती हूँ कि हाँ, जब सब बंद है तो क्यों ना करें। आपने अमिताभ बच्चन वाली भी फिल्म देखी होगी, चश्मे वाली, है ना? तो टेक्निकल अप्रोच के साथ कुछ कहने की कोशिश, क्योंकि हम कलाकार चुप नहीं रह सकते। हमारे अंदर जो कुछ प्रस्फुटित हो रहा है उसको हम बाहर संप्रेषित किए बगैर मान नहीं सकते। इसी संप्रेषण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिन्हें हम उस क्राइटेरिया में, जो भी हमने बना रखे हैं कि नॉर्म्स बना रखे हैं, उसमें फिट नहीं होते। लेकिन अगर उस नॉर्म में फिट नहीं होते तो मैं सिर्फ इतनी बात कह सकती हूँ कि जो ऑनलाइन जो ये कला है आपकी, वो सीवी की तरह हो जाती है ना? तो आप ये कह सकते हैं। तो एक्सप्रेशन का एक ये भी मीडिया बात है, लेकिन एक वे है, एक फॉर्म है। अब वो सार्थक कितना है, कितना फलीभूत होता है, ये तो एक अलग बात है ना, उस पर तो हम अलग बात कर सकते हैं। तो अब ऑनलाइन रंगमंच तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो टीम वर्क है। लेकिन फिर वही बात है ना कि उसके ईडीएम तलाशना। और एक बहुत अच्छी बात आई, चलते चलते एक बात और मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अभी कोरोना के बाद स्थितियाँ बहुत बदलेंगी। फिल्म और टीवी के बाद तो मैं नहीं जानती क्या होगा, लेकिन रंगमंच में क्या हम जब ऑडियंस को बुलाएंगे, चलिए उनको सैनिटाइज करके और डिस्टेंस करके बिठा देंगे, लेकिन एक्टर का क्या करेंगे? क्या सीन हम 2 फीट की दूरी से करेंगे? इंटीमेट सीक्वेंसेस नहीं करेंगे? कैसे करेंगे? तो अब फिर देखिए, हमेशा रंगमंच ने अपना स्वरूप बदला है। जब स्थितियां नॉर्मल होंगी तब तक लंबा समय है कि नए ईडियम्स तलाशने होंगे, रंगमंच को भी और फिल्म को भी। तो फिल्म में तो शायद चीज़ें लौटें, बहुत टेक्निकल चीज़ें हम टेक्निकल में दूर होकर कर रहे हैं, लेकिन मेरे सामने रंगमंच के लिए बहुत बड़े ज्वलंत प्रश्न हैं। क्या होम थिएटर, थर्ड थिएटर, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब कौन सा थिएटर कैसा करेंगे? मैं लगातार इस सवाल से जूझ रही हूँ। कुछ मैंने बिंदु बनाए हैं, अभी नहीं। अगर उसका कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर पाई तो आप सबको सूचना दूंगी और आप सब देखिएगा। तो हो सकता है कि मैं कुछ नया चीज़ें हूँ, और इस नए रंगमंच के लिए मैं एक नए ईडियम्स को बना रही हूँ। मेरी कोशिश है, अगर कुछ बन गया तो आप तक ज़रूर लेके आऊँगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखिए, 30 नंबर देखिए, मैं टीचर हूँ, मैंने अपना कैलकुलेशन कर लिया। हाँ, आप जैसे होनहार विद्यार्थी को मैं 3 नंबर ग्रेस दे देती हूँ, तो आप 33 करके पास हो जाइए। मैं ग्रेस दे देती हूँ, ठीक है प्रवीण? और विजय सैनी, प्लीज़ आप मुझे आदेश देंगे कि मैं इसे वाइंड अप करूँ? रंजन सिंह, गुड आइडिया, थैंक यू सो मच। आइडिया यकीनन स्वागत योग्य, बहुत अच्छा लगा। अगर प्लीज़ इस आइडिया को अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरे लिए भी आप बहुत सारे चैनल खोलेंगे। संजय शुभांकर, बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरे इस बात का समर्थन किया। संजय, आई एम विद यू मैम। आमन धीरज आहूजा, सॉरी धीरज आहूजा, बहुत अच्छी बात है। और कौन लोग हैं इस समय? बहुतों की लाइकिंग आ रही है। विजय सैनी, थैंक यू। विजय, मैं एक बार फिर से तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी कि कम से कम इतनी सी बात है, और कुछ तो नहीं, लेकिन मेरी पॉजिटिविटी से और लोगों को कुछ अच्छा लगा, और मैं यही दे सकती हूँ। अनिल रंजन भौमिकी, थैंक यू सो मच। मैं वाइंड अप कर, बहुत अच्छा लगा आप इतनी देर मेरे साथ रहे। और भौमिक जी, मैंने जो बात कही है इसमें गंभीरतापूर्वक सोचिएगा, हम अलग से बात करेंगे और मिल करके कुछ सबके लिए करते हैं। तो सी यू।